हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एमसीक्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दो वीडियो हम ऑलरेडी इस पे बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने 1 to 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे एंड सेकंड वीडियो के अंदर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। अभी हम चल रहे हैं उसके आगे। आज मैंने एक काम और किया है, जो बड़े क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल टाइप के, मैंने उनको पहले ही सोल्व करके दिखा दिया है ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपल से क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैंने आपके लिए इनको सोल्व कर दिया है ताकि आपको तरीका पता रहे। ठीक है, और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आज हम 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझाता जाऊंगा और फाइनल आंसर भी बताता जाऊंगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशन 15, 18, 10, 20, 23, 28, 12 एंड 16। देखिए, जब भी आपके पास मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल या ऑक्टाइल, इन सब का क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद आगे फॉर्मूला पुट किया हुआ है Q1 इक्वल्स टू, या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, Q1 इक्वल्स टू n+1 अपॉन फोर्थ टर्म, क्योंकि क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसलिए फोर्थ टर्म। तो जब हमने डिवाइड किया तो 2.25 टर्म निकल के आया। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी टर्म पॉइंट्स में आता है तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर टर्म 0.5 में है, मतलब 2.5 टर्म होता तो हम सेकंड और थर्ड टर्म का एवरेज कर देते हैं, वो तो आसान है, जैसा हमने मीडियन में किया था। बट अगर उससे भी कम या ज्यादा फ्रैक्शन आता है तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आया है 2.5 टर्म, तो आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म को तो पूरा लेंगे, जैसा मैंने लिया है। यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, 12 है, तो मैंने 12 को पूरा ले लिया है। और नेक्स्ट टर्म का जितना हिस्सा चाहिए हमें, जैसे कि मुझे चाहिए था 0.25, तो मैं सेकेंड एंड थर्ड टर्म के डिफरेंस का 0.25 लूंगा। तो 15 मेरा थर्ड टर्म है, 12 मेरा सेकेंड टर्म है, उनके डिफरेंस का मुझे 0.25 लेना है, दैट इज 0.75। दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर हो जाएगा 12.75। समझ गए? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, 12.75। दोबारा सुन लो, जितना कंप्लीट टर्म है वो तो ले ही लेंगे, और नेक्स्ट जितना फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को, नेक्स्ट टर्म और उस टर्म के डिफरेंस को, उतना हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, ऐसा आगे भी आएगा तो और समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 104, फर्स्ट क्वार्टाइल दे रखा है हमें 104 और क्वार्टाइल डिवीजन दे रखा है 18, तो थर्ड क्वार्टाइल बताना है। बड़ा आसान है, देखो आपके पास में क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है Q3 - Q1 अपॉन 2, जिसमें से QD आपको खुद दे रखा है और Q1 भी आपको दे रखा है। तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, और साइड चेंज कर देंगे तो 104 इधर आ जाएगा प्लस में, तो Q3 इक्वल हो जाएगा 140। तो आंसर विल बी 140। ओके, फॉर्मूले में जब भी कोई ऐसी वैल्यू दे रखी हो जो किसी फॉर्मूले से निकलने वाली है, तो आप पहले फॉर्मूला रखें, जो फिगर दे रखी है वो रखें, फिर उसको आसानी से सोल्व कर लें। ठीक है, अगर कई लोग ऐसे क्या डर जाते हैं कि पता नहीं क्या करना और क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करते, अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया तो वो आराम से हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, द थर्ड डेसाइल फॉर द नंबर्स, D3 पूछा है आपसे। क्या पूछा है, D3 बताओ। नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और D3 का फॉर्मूला क्या है, 3 × n+1/10, क्योंकि डेसाइल का मतलब 10 पार्ट्स होते हैं। हमने किया तो 2.7 टर्म आया। अभी आपको बताया था कि सेकंड टर्म हम पूरा ले लेंगे, देखो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा है। और थर्ड और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस होगा उसका 0.7 ले लेंगे, तो 11 - 10 1 आया, 1 का 0.7 आया, तो आंसर हो गया 10.7। तो आई होप आपके ये क्लियर होगा,
कि 10.7 कैसे आए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जो कह रहा है फाइंड द D6। सेम थिंग है, D6 करना है तो क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। 6n+1/10 तो आ जाएगा 6.6 टर्म। अगेन क्या करना है आपको, 6 टर्म तो पूरा ले लेना है जो हमने लिया। 6 टर्म क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म था 10 तो 10 तो हमने पूरा ले लिया। और नेक्स्ट टर्म 14 - 10 का 0.6 लिया जो कि होता है 2.4, तो आंसर बन गया 12.4। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी 12.4। ठीक है, अगर आपको ये नोट करना हो आंसर कि कैसे हुआ तो आप वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 ये देखो। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 25th परसेंटाइल किसके बराबर होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, परसेंटाइल में कितने पार्ट्स होते हैं 100, मतलब कि 1% का एक पार्ट ऐसा बोल सकते हैं। तो P25 का मतलब कितना हो गया 25%। और हमारे पास एक और मेजरमेंट ऐसा है जो भी 25% होता है, दैट इज Q1, वो भी 25% होता है। तो क्या हम कह सकते हैं दोनों इक्वल है, यस दोनों इक्वल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 25 परसेंटाइल बोलो या फिर फर्स्ट क्वार्टर बोलो, बात एक ही है। ऐसे ही 50 परसेंटाइल बोलो या मीडियन बोलो या Q2 बोलो, बात एक ही है। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि 50th परसेंटाइल Q2 या M, ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि तीनों ही 50% को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी 50%, ये भी 50% और ये भी 50%। ये ऐसी वैल्यू है जो सीरीज को 50% में डिवाइड करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं 56 द ऑप्सिका ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो ये वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कर्व इज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला मतलब क्या होता है, मोड होता है। हमने पढ़ा ना मोड में, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो वो क्या है, मोड है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोड को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशनशिप होल्ड। अभी कल वाली क्लास में मैंने क्वेश्चंस करवाए थे इसके ऊपर, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये मैंने कल ही लिखवाया था आपको, कि मैंने कल ही कहा था नोट कर लेना, स्पेशली बोला था कि इसको नोट कर लेना, ये आगे काम आएगा। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, z इक्वल्स टू 3m - 2x बार। ठीक है, वैसे ही ये भी एक फॉर्मूला बना हुआ है, रिलेशनशिप बना हुआ है, आपको इसको भी याद करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल है। मैंने देखो पहले अरेंज कर दिया है ताकि टाइम कम लगे। हमें बोला है मॉडल वैल्यू बताओ। देखिए मोड बोलो या मॉडल बोलो, बात एक ही है। मोड और मॉडल एक ही बात होती है। ठीक है, तो मॉडल वैल्यू बतानी है। हमने क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, तो हमने देखा 0 2 बार आ रहा है, और जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही क्या होता है, मोड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 0। इट्स क्वाइट सिंपल, बड़ा सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इस पे नहीं है। आगे चलते हैं। अगेन मोड पूछा आपसे, अगेन मोड पूछा आपसे। हमने इस क्वेश्चन को भी असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि जो 10 नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात 10 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्योंकि 10 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए मोड क्या हो जाएगा 10। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोड। इसमें भी हमने क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, तो हमें पता चला कि 3 नंबर जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, और 4 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, और 15 नंबर भी 2 बार रिपीट हो रहा है, पर जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो क्या होता है, मोड। तो हमारा मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये तो बड़े सिंपल से एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 61। 61 हमें कह रहा है मोड बताइए। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है। 7 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है और 11 नंबर भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इस सीरीज में 2 मोड है, 7 एंड 11 दोनों मोड है। और ऐसी सीरीज को वैसे कहते क्या है,
मैंने आपको बताया हुआ है बायो मॉडल। जिस सीरीज में सिंगल मोड हो यूनी मॉडल, जिस सीरीज में 2 मोड हो बायो मॉडल, और जिस सीरीज में 2 से भी ज्यादा मोड हो उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ तो मोड पूछा है, तो हम कहेंगे सर 7 और 11 दोनों मोड है। हम क्या कहेंगे कि 7 और 11 दोनों ही मोड है। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 61 तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूट द मॉडल ग्रुप। मोड नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है मोड ग्रुप कौन सा है। मोड ग्रुप आप ग्रुपिंग मेथड से निकालते हैं वैसे, पर आप ऐसा भी देख सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो मोड ग्रुप है। ठीक है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो मोड ग्रुप है। आपको पहले वाली और बाद वाली फ्रीक्वेंसी को भी देखना होता है। अगर पहले या बाद वाली फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा छोटी है तो फिर चांसेस हो सकता है कि वो ग्रुप मोड ग्रुप ना हो। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 66 टू 68। पीछे वाली फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है और आगे वाली फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है, इसलिए कोई शक नहीं है कि हमारा मोड ग्रुप यही है। वरना हम क्या करते हैं, आपको बताया हुआ है मैंने, F1 प्लस F0 प्लस F1 प्लस F2। ये पहले ग्रुप के लिए जिसपे हमें ये लग रहा है कि मोड ग्रुप है, फिर दूसरे ग्रुप के लिए जिसमें हमें लग रहा है, और टोटल करने के बाद जिसका टोटल ज्यादा होगा वो हमारा एक्चुअल में मोड ग्रुप होगा, अगर 2 में हमें डाउट है तो। ठीक है, आप चाहें तो फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट में कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं, जिसका टोटल ज्यादा आएगा वो मोड हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में ऐसी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में सीधे पता चल रहा है कि 66 से लेके 68 का जो ग्रुप है वही हमारा मोड ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे नॉट नीडेड इन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए ये जो 63 टाइप के क्वेश्चन है इसमें बहुत डाउट आ रहा है बच्चों को, जबकि बड़ा सिंपल है। मैंने आपको बता दिया कि अगर सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन हो तो आपको पूरी इक्वेशन को इजीली सोल्व कर देना, दैट्स इट। आपसे क्या पूछा भाई, y पूछा है। इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करो कि y कैलकुलेट हो जाए, तो y को मैं उधर ले जाता हूँ और x माइनस 10 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है? अगर मैं y को इधर ले आऊं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और उधर रह जाएगा x माइनस 10, कोई दिक्कत है? नहीं। y इक्वल्स टू x आपको दे रखा है 23 है, तो 23 माइनस 10, तो आप बता दीजिए y कितना आएगा, 13 आएगा। सिंपल, कहाँ दिक्कत है? अगर सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है तो इक्वेशन को आराम से सोल्व कर दो, चाहे मीन पूछा हो, चाहे मीडियन पूछा हो, चाहे क्वार्टाइल पूछा हो। अगर डिस्पर्सन का क्वेश्चन हुआ तो ये जो प्लस 10 वाली या माइनस 10 वाली फिगर होती है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, अगर ये क्वेश्चन डिस्पर्सन का हुआ तो। समझ गए? पूरी बात सुन लेना, अगर डिस्पर्सन का हुआ तो यूज नहीं करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी में तो हम पूरी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13। ओके, आगे लिखा है फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, मतलब n कितना है, 100 है। द मीन मार्क्स एंड मीडियन मार्क्स आर 50 एंड 40, मतलब ये 50 है, ये 40 है, और n जो है हमारा 100 है। तो व्हाट वुड बी द मॉडल मार्क्स? तो आप लगा दीजिए z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, तो 3m माइनस 2x बार, m की जगह 40 रख दिया, x बार की जगह 50 रख दिया, तो ये हो गया 120 और ये हो गया 100। आंसर आ जाएगा 20। बड़ा आसान है, समझ गए? सिंपल सा फॉर्मूला रखना था, हमने रख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेटिस्फाई ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। देखिए वैसे तो दो वेरिएबल के बीच में जो लीनियर रिलेशन बताता है वो कोरिलेशन बताता है। ठीक है, वैसे तो दो वेरिएबल में जो लीनियर रिलेशनशिप बताने का काम है वो किसका है, कोरिलेशन का है। पर ये क्वेश्चन आई थिंक अलग एस्पेक्ट में देना कहना चाह रहा है। जैसे अभी अपन ने ऊपर अभी एक इक्वेशन पढ़ी थी ना कि y इक्वल्स टू x माइनस 10, ऐसा पढ़ा था ना अभी ऊपर एक। ठीक है, 64 में, तो ये भी तो रिलेशन ही बता रहे हैं। तो ऐसा तो मीन के साथ भी हो सकता है, मीडियन के साथ भी हो सकता है, मोड के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम आंसर क्या कहेंगे, हम आंसर कहेंगे ऑल ऑफ दीज। अगर ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है तो हम ऑल ऑफ दीज कहेंगे। और वैसे दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताने वाला होता है कोरिलेशन। ठीक है, पर
हमें कई बार इन कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना होता है। अगर मैं कोरिलेशन जवाब देना चाहूँ तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ही रिलेशन प्रेजेंट करते हैं इस तरीके की इक्वेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कह रहा है एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप पोजिशनल एवरेज निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे मीडियन अच्छा है। आप कैलकुलेटेड एवरेज निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन अच्छा है। आप ऐसी चीज के लिए एवरेज निकाल रहे हैं जो बार बार चेंज होती है तो हम कहेंगे मूविंग एवरेज अच्छा है। तो वो डिपेंड करता है, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर वैसे नहीं होता है, बट हमारे पास एमसीक्यू हमें आंसर करना पड़ेगा तो हम मूविंग एवरेज को आंसर करेंगे। हम क्या कहेंगे, मूविंग एवरेज जो है वो आइडियल है। आइडियल इसलिए है कि देखो, जो सिंपल एवरेज होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही एड्रेस करता है और उनको सबको मिला के देखता है, और जबकि मूविंग एवरेज पुरानी वैल्यू को छोड़ता रहता है, नई वैल्यू को इंक्लूड करता रहता है, ठीक है। हालांकि आपके मूविंग एवरेज का कोई टॉपिक है नहीं अपने सिलेबस में, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इनमें से बेस्ट आइडियल पूछा जाए तो मूविंग एवरेज है, और अदरवाइज ये सारे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। मैं लिख देता हूं डिपेंड अपॉन सिचुएशन, ठीक है। पर इस क्वेश्चन के लिए क्या है, आइडियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। आगे लिखा है मैथमेटिकल एवरेज इज कॉल्ड। मैथमेटिकल एवरेज कौन सा है, मैथमेटिकल एवरेज क्या है, किसे कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज? तो मैथमेटिकल एवरेज हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन को। मैथमेटिकल एवरेज किसको कहते हैं? आवाज रुक गई थी बीच में, ओके। मैथमेटिकल एवरेज किसको कहते हैं? अर्थमेटिक मीन को कहते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, बड़ा आसान, कल ही बताया था मैंने आपको। सम ऑफ डेविएशन जीरो किससे होता है? सम ऑफ डेविएशन जीरो किससे होता है? जब हम डिफरेंस ले रहे होते हैं मीन से, x माइनस एक्स बार करेंगे तभी तो d जीरो आएगा, ये कल बताया था। तो किससे होगा? मीन से होगा। सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम इज जीरो फ्रॉम, किससे जीरो होता है? अर्थमेटिक मीन से होता है, इसलिए हमने लिख दिया जीरो, ठीक है। 69, which of the following is based on a formula x bar equals to a plus b? अरे भाई आप ही तो कह रहे हो x बार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप खुद कह रहे हो कि x बार इक्वल्स टू a प्लस एफ डी अपॉन एन, तो x बार किसको कहते हैं? अर्थमेटिक मीन को कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला, x बार इक्वल्स टू a प्लस एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो ये कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड है। आपको बताया था कि मीन निकालने के 3 मेथड हमारे पास हैं, जिसमें डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। इनटू सी, सी का मतलब हम जो आई करते थे वो उसको यहाँ पे ये सी बोल रहा है, कॉमन इंटरवल। तो बात एक ही है, आप चाहे यहाँ पे सी लिखें, कॉमन फैक्टर, और या फिर आप इसको इंटरवल लिखें, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट चलते हैं 71। 71 कह रहा है वो द पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज कौन सा है? तो देखिए पोजिशनल एवरेज है हमारा मीडियन। पोजिशनल एवरेज क्या है? मीडियन है। देखिए मैं आपको ऐसा बता दूं कि मान लीजिए अपने पास में ये वैल्यूज है, इन लोगों की वैल्यू है 40, 60, 80, 90। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज भी कर दें, ठीक है, इसको 90 वाले को इधर ले आए, 40 वाले को इधर ले आए, उससे अर्थमेटिक मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हार्मोनिक मीन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो 1/x करके प्लस कर देगा। ज्योमेट्रिक मीन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मीडियन पोजीशन के हिसाब से होता है। मीडियन कहेगा तीसरा आइटम, तीसरे नंबर पे जो भी है, ठीक है। मैं एक और डाल देता हूँ, चलो
अब मीडियन क्या कहेगा कि थर्ड नंबर पे जो है वो हमारा मीडियन है, तो पोजीशन चेंज होने से इसमें फर्क पड़ेगा, समझ गए? तो इसलिए कहा गया है कि पोजिशनल एवरेज कौन सा है, मीडियन है। फॉर द डीलिंग विद द क्वालिटेटिव डेटा द बेस्ट एवरेज इज मीडियन। भाई क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है, देखो दो तरीके के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें नंबर से ही मतलब है, जिसमें नंबर से मतलब है, ठीक है। और क्वालिटेटिव ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब जिसमें इंटेलिजेंसी बोल सकते हैं, ठीक है, आईक्यू बोल सकते हैं, ठीक है, या रंग रूप पे या किसी भी चीज पे बोल सकते हैं, वो हो सकते हैं एक्सेट्रा। और यहाँ पे नंबर्स आते हैं सिर्फ। ठीक, अब इन चीजों में सीक्वेंस चलता है, किसका आईक्यू सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है नंबर में काउंट हो पाए, ये सीक्वेंस ग्रेडिंग से भी चल सकते हैं, जैसे कि ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर जरूरत नहीं है। तो क्वालिटी को मेजर करने के लिए मीडियन को बेस्ट माना जाता है, क्वालिटी को मेजर करने के लिए मीडियन को बेस्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर बाय, अभी तो बताया था आईक्यू भी क्या है, एक तरीके की क्वालिटी है, और क्वालिटी किससे मेजर होता है, मीडियन से। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, मीडियन, क्योंकि आईक्यू इज ऑल्सो ए क्वालिटी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? नेक्स्ट चलते हैं 74, बड़ा आसान लग रहा है 74 को। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। 74 कह रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है इसको, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। 10 तो 10 हिस्सों में बांटेगा, 5 20 हिस्सों में बांटेगा, 50 दो हिस्सों में बांटेगा, क्योंकि 50 और 50 दो हिस्सों में। तो आंसर हो जाएगा सी, P50। द पोर्शन वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू 10 पार्ट्स, 10 पार्ट में कौन बांटता है, या तो P10 बांटेगा या डेसाइल्स बांटेंगे। तो क्वेश्चन सीधा ऐसा पूछा है, तो हम कहेंगे डेसाइल्स ऐसे हैं जो 10 पार्ट्स में बांटते हैं। डेसाइल क्वेश्चन को कितने पार्ट में बांटते हैं, 10 में, 10 पार्ट्स। नेक्स्ट कहा गया है द मोस्ट इल डिफाइंड। इल डिफाइंड का मतलब होता है अगर मैं हिंदी में कहूं तो खराब बोल सकते हैं, बेकार बोल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा एवरेज है जो सबसे बेकार है, तो बात होती है मोड, ठीक है, कि जो ज्यादा आ रहा है वो मोड है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसमें ना कोई कैलकुलेशन है ना कोई पोजीशन है, सिर्फ बोल दिया कि जो ज्यादा आ रहा है वो मोड है, तो वो सबसे खराब मोड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल। तो जो खराब है वही अनस्टेबल है, भाई अनस्टेबल अलग थोड़ी होगा, तो मोड ही इसमें हो जाएगा। जो खराब है वो अनस्टेबल है, अनसुटेबल है, ठीक है, तो उसमें भी यही आंसर हो जाएगा। 78 वन ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन मोड। मोड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, ए वाला, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2x बार टू मीन, सिंपल। चलिए नेक्स्ट कह रहा है ए डिस्ट्रीब्यूशन विथ टू मोड। जिस डिस्ट्रीब्यूशन में दो मोड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे बायो मॉडल, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, बायो मॉडल, क्योंकि दो मोड है। अभी बताया था मैंने आपको, जिसमें सिंगल मोड होता है उसे यूनी मॉडल, जिसमें डबल मोड होता है उसे बायो मॉडल,
और जिसमें 3 मोड होते हैं उसे क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल कहते हैं, 3 या ज्यादा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि पहले हिस्टोग्राम बनाया जाता है और हिस्टोग्राम में जो मैक्सिमम रेक्टेंगल होते हैं उसको बोलते हैं, उसकी मदद से क्या होता है? मोड फाइंड आउट होता है मैक्सिमम रेक्टेंगल की वजह से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल, मोड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल को काम में लेते हैं। पहले हिस्टोग्राम बनेगा, हिस्टोग्राम में से जो मैक्सिमम रेक्टेंगल होगा वहां पे हमारा मोड होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट विल बी फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल। ठीक है, आज हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।